बस मैं पैदा हुआ हूँ और शायद जो सबसे पहली चीज मुझे मिली गॉड गिफ्टेड, आई थिंक वो म्यूजिक ही था। वो खुद भी पूछी थी, भाई इतने इंटेंस गाने कहाँ से? तो मैंने कहा कि वो इंटेंसिटी ना वक्त से मिलती है, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस से मिलती है। आपको बस सोचना है और उसके तरीके ढूंढ निकालने। आपकी आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो 10 तरीके ढूंढ के आपको खुद दे देगी। बस सोचना मत छोड़िए और बैलेंस बना के रखिए। कंपटीशन और चैलेंजेस तो बड़े बड़े स्टार्स को भी आते हैं। एग्जैक्टली। अगर ए आर रहमान ये फील कर सकते हैं इस समय 2026 में 2025 में कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं करना चाहता, तो फिर हम बोलेंगे कि चैलेंज आपके सामने कुछ भी नहीं है। यादों के वो मंजर, अरमानों का समंदर, इनमें बहन है, अब आ भी जा, अब ना मुझको इतना तड़पा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द छागे गुरु शो में। आज मेरे साथ हैं एवी प्रोडक्शंस के फाउंडर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर एंड लिरिसिस्ट मिस्टर अनंत सक्सेना। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, आपने पॉडकास्ट में बुलाया, इससे बड़ी बात क्या है। थैंक यू। शुरू करते हैं एवी प्रोडक्शन से। श्योर। एवी प्रोडक्शंस के बारे में बताना चाहेंगे, ये शुरुआत कैसे हुई आपकी? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप लाइफ में करते हैं, काफ़ी सारे स्किल्स आपके अंदर हैं। आप गाने भी लिखते हैं, आप गाते भी हैं, आप एडिटिंग भी खुद करते हैं, आप म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा आप एक प्रोडक्शन भी रन करते हैं। एग्जैक्टली सर। तो ये कैसे सफ़र शुरू हुआ, कहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? बेसिकली देखा जाए तो एक स्किल और है जो इसमें जो मिस कर दिया। आप मिस कर दिया आपने। बेसिकली मैं एक बिजनेस एनालिस्ट भी हूँ और डेटा एनालिटिक्स का अच्छा खासा नॉलेज है, 15-16 इयर्स का उसमें भी मुझे एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ जो मेरे रगों में बहता है वो है म्यूजिक। वो तो बाय बर्थ चलता ही आ रहा है, तो वो साइड बाय साइड मेरा चलता हुआ ही आ रहा है। एवी प्रोडक्शंस की अगर मैं बात करूं तो AVEE आपने देखा होगा इसमें, इट स्टैंड्स फॉर, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है AVEE स्पेल। AVEE, राइट। ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स है। तो अब क्या है कि मेरा काम एंटरटेनमेंट का भी है, मैं इवेंट्स भी करता हूँ, एक प्रोडक्शन हाउस भी है और बहुत कुछ इसके अंदर, ऑलमोस्ट सब कुछ होता है इसमें। वीडियोस बनाने से लेकर कोई प्रोफेशनल ऑडियोज हैं, एवरीथिंग आई डू। तो बस ये सफ़र ये है कि इसके साथ मेरी एक यूँ कह सकते हैं कि एक सोल जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं मैं बहुत सेटिस्फाइड सा रहता हूँ कि हाँ, आई एम कनेक्टेड विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फील्ड। कह सकते हैं आईटी वालों को प्रेशर बहुत होता है, अक्सर ये ट्रेंड है, लोग कहते हैं तो म्यूजिक आपका स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। एग्जैक्टली। तो क्या म्यूजिक इसीलिए लाइफ में आया क्योंकि आप आईटी में हैं, आईटी इंडस्ट्री में हैं, डेटा एनालिस्ट हैं? तो क्या म्यूजिक इसी वजह से आपकी लाइफ में आया या पहले से है? इसके बारे में हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुआ? मैं पैदा हुआ हूँ और शायद जो सबसे पहली चीज मुझे मिली गॉड गिफ्टेड, आई थिंक वो म्यूजिक ही था। परिवार की लेगेसी? मेरी मम्मा गाती हैं, शायद वो जो विरासत मिला है वो मम्मा से मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शी इज़ अ फैबुलस सिंगर। रिसेंटली मैंने कुछ सॉन्ग सुने थे आपने अभी 2 सॉन्ग लॉन्च किए हैं। हाँ जी। पहला ये मन जो आपने शायद कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया है। हाँ जी, और 2-3 महीने पहले। दूसरा पिघले बादल। पिघले बादल, राइट। उसके बारे में बात करना चाहेंगे? उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अगर ऑडियंस को पता नहीं होगा कि वो कौन से सॉन्ग्स हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप लिंक्स ज़रूर दे देना। बिल्कुल, मैं डिस्प्ले में जब हम इसको लॉन्च करेंगे, पब्लिक करेंगे वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में उसके हम लिंक्स डाल देंगे। वो जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि अभी वो सोचेंगे कि कौन अनंत सक्सेना और कौन से ये गाने। तो भाई सच बात है। नहीं, स्पेशली मैं बात करूंगा आपके सॉन्ग ये मन की, बिकॉज एक तो बहुत ही प्यारा टाइटल, नो डाउट, और ये गाना सच में मेरे दिल को छूता है क्योंकि मैंने पर्सनली जब ये पहली बार गाना सुना था और जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी शायद अक्टूबर-नवंबर के आसपास, मुझे लगता है लास्ट ईयर 2025 में, तब आपने बताया था कि आपने गाना अभी लॉन्च किया है। आपने लिखा बहुत पहले, आई थिंक कॉलेज डेज में, बट लॉन्च बाद में किया। तो जब मैंने वो गाना सुना था उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे फ्रेंड्स के साथ में मेरी ट्रिप थी एक। ओके। तो अब ट्रैवल फ्रेंड्स के साथ में अगर आप हो, शादी के बाद स्पेशली अगर सारी बॉयज ट्रिप है तो एक माहौल अलग ही होता है, अलग ही माहौल। लॉन्ग ड्राइव कह सकते हैं, हम लोग मनाली गए थे। तो ये गाना हमने सुना गाड़ी में भी और जहाँ पे कैफ़े में थे वहाँ पर, तो ये गाना मेरे दिल को छू गया बिकॉज नॉट ओनली मुझे, हमने
3-4 दिन के दौरान कम से कम इस गाने को 50-60 बार सुना होगा, क्योंकि इसका क्या जो बात। लिरिक्स है, इसके जो बोल हैं, उसका जो म्यूजिक है, वो मेरे दिल को छू गया। तो ये गाने का इंस्पिरेशन कैसे, मतलब एक इंसान लिरिसिस्ट भी हो सकता है, आप उसमें एडिटिंग भी करते हैं, आप गाते भी हैं, आपने स्क्रीन पे भी अपने आप को पोर्ट्रे Present किया है, कर दिया, हाँ। तो ये कैसे, इसके बारे में हिस्ट्री क्या, और एक मतलब अगर मैं बोलूँ कि बिल्कुल नया आर्टिस्ट या बच्चे अगर उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल बताता हूँ। उससे पहले तो शुक्रिया आपको कहूँगा कि आपने दिन बना दिया मेरा। क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर कोई कहे कि उन्होंने रिपीटेटिव गाना सुना, देखा, तो वो एक बड़ा फील गुड है। बड़ा अच्छा फीलिंग है वो। बिल्कुल। तो रही बात इतनी सारी चीज़ों को करने का, बेसिकली क्या होता है कि हर एक आर्टिस्ट का अपने सपने होते हैं। कहानी हर के कई सारे सपने होते हैं। बेसिकली ये है कि मेरे भी कई सारे सपने म्यूजिक से जुड़े थे। आपने देखा होगा ना कि बचपन से जब प्लेन उड़ता था तो हम कहते थे मैं पायलट बनूंगा। किसी डॉक्टर को अगर कुछ मेजर अच्छा सा सर्जरी करके बाहर निकलते हुए एक विनिंग की मैं ऑपरेशन सक्सेसफुल, तो आप अंदर से बोलते थे यार डॉक्टर बनेंगे। कुछ भी अगर सामने फौज ही निकल गया तो जिंदाबाद फौजी बनेंगे। हम जिसको भी देखते हैं, जो अचीवर्स हैं, जो सक्सेसफुल लोगों को देख के Exactly, फॉलो sir. करना चाहते हैं। तो वो जो छोटी छोटी इंस्टेंसेस हैं, वो जो एग्जांपल्स हैं, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं रह जाते हैं। अब अगर मैं लिरिक्स की बात कहूँ या बहुत सारी चीज़ों की बात कहूँ कि चाहे मैं वीडियो में भी आया, हालांकि मेरी फैमिली बोली थी कि यार आप क्यों आ रहे हो वीडियो में, यू नॉट काइंड ऑफ हीरो मटेरियल, क्यों ऐसे। मैंने कहा देखो ड्रीम है भाई, सपना है, पूरा करने दो। और हीरो की डेफिनेशन मैं- क्या है? हीरो की डेफिनेशन ये है कि जो अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हो, वो जिसके आप हैं? पास अपने सपने हो आपके और भी हैं? पूरा करने की इच्छा हो, वो भी है। जज्बा हो, वो भी है। तो मतलब शायद आपने बोला कि आप कैमरा पे क्यों आ रहे हो, आपकी मदर ने बोला, हो सकता है वो इसलिए क्योंकि चॉकलेटी हीरो का एक ट्रेंड था कि सबका चॉकलेटी एक हीरो को लोग image पसंद है, करते हाँ। थे। बट मुझे लगता है हीरो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में भी, और आजकल का ट्रेंड भी मूवीज़ का यही है कि हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिखते कैसे हो। हालांकि सबसे पहले मैं बोलूँगा आप हैंडसम हैं। हम कभी भी कलर से और वैसे डिसाइड नहीं करते कि मेरा भी कॉम्प्लेक्शन डार्क है, सो फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे एक्टिंग, अगर हम हीरो की बात करें, आपका टैलेंट ज़्यादा मायने रखता है। स्पेशली आप रिसेंटली आप एग्जांपल देख सकते हो, बॉबी देओल तो विलन बनने के बाद ही हिट हुए। उससे पहले वो इंडस्ट्री में काफ़ी साल तक नहीं थे। एनीवेज, बैक टू योर स्टोरी। Yeah. तो ये इस गाने के पीछे इंस्पिरेशन क्या था? इस गाने के पीछे एक्चुअली मुझे कुछ ऐसे वाक़ये हुए जिनसे मैं इंस्पायर हुआ और फिर मैंने ये सॉन्ग लिखा। मैं मैरिड हूँ, पहले बता दूँ, मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। लेकिन फिर भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान के लाइफ में पहला प्यार तो कभी ना कभी आ ही जाता है। तो ये गाना मेरे तब का लिखा साथ- हुआ है। Exactly, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हालांकि उनसे शादी नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत कम उम्र का था, करीब शायद 21-22 around। आप कैमरा पे ये चीज़ बोल रहे हैं, आपकी वाइफ भी हाँ, इसको कोई बात देखेंगी? नहीं, कोई बात नहीं, शी नोज She knows, okay. या तो वो खुद भी पूछी थी भाई इतने इंटेंस गाने कहाँ से। तो मैंने कहा कि वो इंटेंसिटी ना वक्त से मिलती है, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस से मिलती है, तो वही था। बिल्कुल। तो बेसिकली मैं आपसे यही शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी भी एक बहुत पहली और बिल्कुल जो कहते हैं बचपन का प्यार, बचपन का प्यार तो वो था। एंड मैंने देखा कि जब मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ और हमेशा उनका वेट कि बस एक बार चेहरा दिख जाए, मैंने देखा कि 2-3 दिन हो गए, शी वॉज अवे फॉर, होता ना रिलेटिव्स के यहाँ रुकना, किसी काम से वो चले जाना, कोई कुछ होगा। मैंने देखा 4 से 5 दिन बीत गए, हफ्ता बीतने को आया और मैं बड़ा परेशान कि यार मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बिना देखे मेरा चैन नहीं आ रहा, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ। पता नहीं कैसे पेन उठाया और बस लिखना शुरू कर दिया। आप कॉलेज में थे उस समय? हाँ, जब मैं कॉलेज में था, एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे शायद मैंने कॉलेज बस पास आउट किया था। 2006 में मैंने अपना बीकॉम पूरा कर लिया। मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अनफॉर्चुनेटली आज तो शायद हम उसे कवर नहीं कर पाएंगे, बट मैं ज़रूर कभी आपसे दोबारा मिलना चाहूँगा एक नई वीडियो के साथ में, जहाँ पे हम बात करेंगे
कि जो आपका पहला प्यार और बचपन का प्यार रहा है बचपन का वो कैसे हुआ। आई थिंक ऑडियंस और व्यूअर्स और आपके फैंस और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि बेसिकली वो स्टोरी थी क्या, क्या क्या आपकी लाइफ में हुआ है, क्या क्या आपने किया है, और वो प्यार एक्चुअली पूरा हुआ नहीं हुआ, कहाँ तक पहुँचा, बात करेंगे। बट इस शो में हम बात करते हैं जहाँ से अगर मैं बात करूँ आजकल के आर्टिस्ट जो बच्चे सीखते हैं जी, उनके लिए क्या उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए। देखिए अगर हम, जैसे आपने बोला कि हम किसी को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर आप साइंटिस्ट को देखते हो तो हमें लगता है कि हमें साइंटिस्ट बनना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मुझे खुद कभी लगता है कि अगर किसी सक्सेसफुल को देखा तो शायद मैं भी गिटार बजाना सीख जाऊँ किसी गिटारिस्ट को देख के। बच्चों को क्या फॉलो करना चाहिए, इसका रास्ता क्या है, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ सिंगर आप क्या उन्हें गाइड करोगे, शुरुआत से वो कैसे बेस लेके चलें। सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम अपने आप को कहते हैं कि मैं सिंगर हूँ, डायरेक्टर हूँ, या कोई पोजीशन हम अपने आप को देते हैं, वो पोजीशन देने से पहले जो अपने अंतर्मन को समझाना होता है वो है कि आप आर्टिस्ट हैं, आप फुल ऑन एक अपने आप में एक आर्टिस्ट हैं जिसके अंदर ये कलाएं दे रखी हैं, और फ्यूचर में आप कोई ना कोई एक पोजीशन अपनी उस कला के थ्रू, अपनी उस स्किल के थ्रू पा लेंगे और उसको नर्चर करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे कैमरा हैंडल करना आता है तो मैं सिनेमेटोग्राफर बन सकता हूँ, अगर मुझे डायरेक्शन आती है तो ऑब्वियसली मैं एक पूरी मूवी डायरेक्ट कर सकता हूँ, सिंगिंग आती है तो मैं प्लेबैक सिंगर बन सकता हूँ या स्टेज परफॉर्मर बन सकता हूँ, दोनों अलग चीज़ें हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं यंगस्टर्स को बताना चाहूँगा, दोस्तों एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आपके अंदर एक स्किल सेट होती है आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो स्किल सेट आपको कभी भी चैन से नहीं बैठने देगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। सर होता क्या है कि जब आपके अंदर ये स्किल होती है, सीधे पकड़ लेते हैं एक स्किल है सिंगिंग की, हम इसी से बात करते हैं, कई सारी स्किल्स होती हैं, अभी हमने एक सिंगिंग को ले रखा है, तो सबसे पहले सिंगिंग ही, एग्जैक्टली म्यूजिशियन बनने के लिए सिंगिंग ही आपको हाँ, वो सिंगिंग सबसे पहले आपको प्रोवोक करती है कि आप आगे बढ़ें। आप गाने गा रहे हैं, आप सिंगिंग कर रहे हैं, आपको 4 तारीफें मिल गई, आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट हो गई, आपका मोराल बहुत बूस्ट हो गया कि यार मुझे सिंगर बनना है। दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यंग लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये तो चैन आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे होंगे तो शायद आप ढंग से जॉब ना कर पाएं, बिजनेस कर रहे होंगे आप ढंग से बिजनेस ना कर पाएं, क्योंकि अंदर ही अंदर म्यूजिक आपके अंदर बसी हुई है। आप बहुत सा काम कर रहे होंगे, बहुत सा काम कर रहे होंगे, लेकिन म्यूजिक आपको वो करने नहीं देगी। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है, आपको लगता है कि म्यूजिक के बिना मेरा गुजारा नहीं है, तो यकीन मान लीजिए तब आपको 2 काम करने। देखिए अगर आपने अपना सपोज आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपका 9 to 5 जॉब है और एक तरफ आपकी सिंगिंग है, और अगर आपकी एज बिल्कुल यंग है, आप 25 के अराउंड है, 25 के अराउंड, 20 से 30 के बीच में मान लेते हैं, आपको चैन अगर नहीं आ रहा बिना म्यूजिक के, तो उस जॉब को करिए सेकेंडरी और म्यूजिक को ही पकड़िए, क्योंकि 30 के बाद या जब आप 40 के हो रहे होंगे तब आप एक रिग्रेट महसूस करेंगे, यार मैं जॉब भी ढंग से नहीं कर पाया, मैं बिजनेस भी ढंग से नहीं कर पाया, और म्यूजिक का भी टाइम निकल गया, मैं म्यूजिक भी ढंग से नहीं कर पाया। देखो बहुत से लोग इस बहुत बड़ी डिलेमा से निकलते हैं, वो इस चीज़ को फेस करते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन इस चीज़ को फेस करे। स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा, जॉब करनी है जॉब करिए, लेकिन उसको बहुत प्रायोरिटी मत रखिए। अगर आप बेचैन हैं सिंगिंग के साथ तो जॉब करिए, सिर्फ दाल रोटी चलाइए, अपनी जीविका चलाने के लिए करिए उसे, लेकिन नर्चर करिए अपनी सिंगिंग को। और प्लीज ये बहाना कभी भी मत करिए, यार जॉब से टाइम नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, हाय मैं क्या करूं। या फिर आपको लाइवलीहुड के लिए, ब्रेड बटर के लिए तो जॉब करना ही पड़ेगा। हाँ, लाइवलीहुड के लिए तो जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपकी थॉट आपको अपना स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा या अपनी चीजों को जिंदा रखना है। देखिए यहाँ पे शायद मुझे लगता है बैलेंस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बैलेंस बहुत जरूरी है। जब एक बच्चा एक कॉलेज पास आउट होता है, आपने बात की 30 to 40 के बीच में या 20 to 30 के बीच में, तो जॉब सबकी पहली प्रायोरिटीज होती है, तो उन्हें ऑब्वियसली अपने फैमिली के लिए, अपने खुद की लाइफ के लिए भी जॉब करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली राइट। और अगर साथ में स्किल्स भी हैं तो वो भी टाइम उन्हें देना पड़ेगा। तो सेकेंडरी तो शायद नहीं रख पाएंगे, बट आई थिंक जो आप कहना चाहते हैं बैलेंस इज रिक्वायर्ड, कि आप सिंगिंग को या कोई भी स्किल जिसकी हम बात करें उसको बिल्कुल छोड़िए मत,
हाँ, उसका दुखड़ा मत रोइए कि मुझे आता है और मैं कर नहीं पा रहा हूं। क्योंकि एक घंटा तो मैं निकाल ही busy सकते हो आप डेली, एग्जैक्टली हाँ, कुछ टाइम तो निकाल बस सकते हो। बस ये चीज, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कभी भी उस मोड पे मत जाओ जहां पर आप एक रिग्रेट के फेज में आ जाओ, यार मेरी उम्र निकल रही। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे 2 सॉन्ग्स निकले, मेरी एज इस वक्त 40 है। 40 साल की उम्र में सॉन्ग्स निकालना, और ये सॉन्ग्स मैंने लिखे कब थे, 2008 के अराउंड लिखे थे मैंने। तो आप समझ पा रहे हैं कि वो 2008 के लिखे हुए सॉन्ग जिनमें मैंने आज हम थोड़ा 18 साल 17 साल बाद उनको सुन पा रहे एग्जैक्टली हैं। क्योंकि अब मुझे रियलाइज हो रहा है, मैंने खुद ये चीज रियलाइज करी है, और ये गलती जो मैंने कर दी है वो हमारे यंग लोग ना करें, हमारे यंग दर्शक हैं वो ना करें। तो उसी के लिए मैं ये चीज बहुत ही आई थिंक बहुत बार बार ये जोर देके कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और जो सपने आपके हैं उनको पूरा करने के लिए एक पागलपन जरूर अंदर रख लीजिए। वो शिद्दत कहते हैं ना, शिद्दत जरूर होनी चाहिए। और अगर आपने सपोज आपने सॉन्ग्स लिख रखे हैं, आप सोचते हैं कि बस मुझे ये कर ही देना चाहिए, आप उसके बारे में सोचना शुरू करिए। आप इस एरा में हैं, इतना इतना सोशल मीडिया और आजकल तो का era है, इन्फ्लुएंसर्स इतना एडवांस्ड एआई का एरा है, जहां पर आप अपने सॉन्ग्स निकालने के लिए दूसरों पर मजबूर तो बिल्कुल नहीं है। आपकी अगर इच्छा है कि मुझे अपने सॉन्ग्स निकालने हैं, मुझे कुछ कर दिखाना है, तो यकीन मानिए एक नहीं 70 बहाने हैं दोस्तों। आपको बस सोचना है और उसके तरीके ढूंढ निकालने। आपकी आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो 10 तरीके ढूंढ के आपको खुद दे देगी। बस सोचना मत छोड़िए और बैलेंस बना के रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने प्लेबैक सिंगिंग की बात की, कंपटीशन तो नो डाउट है ही, और जब से सोशल मीडिया आया है और एआई का ज़माना है, आप सिर्फ एक मोबाइल अपना ओपन कीजिए, आप गाना शुरू करो, आपके अंदर स्किल है तो नो डाउट आपको लोग पसंद करेंगे ही। हम बड़े बड़े सिंगर्स को भी देखते हैं, रिसेंटली आप देख लो अरिजीत सिंह जी ने संन्यास लिया कि वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। सबके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी। हाँ। कौन अरिजीत सिंह जी को नहीं चाहता, कौन उनको प्यार नहीं करता, कौन उनका फ़ैन नहीं है। मैं खुद पर्सनली, मतलब एक तो उनका स्किल, उनके सिंगिंग, उनके गाने, बट एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग कितने अच्छे इंसान है, डाउन टू अर्थ। बहुत ही। वो एक छोटी सी बाइक पे, स्कूटर पे चलना, गांव के अंदर रहना, आप उनको देखिए, वो हमारे एक आइडल हैं। आप ए आर रहमान जी की बात कीजिए, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जहाँ पे उन्होंने बात की कि उनको काम नहीं मिल रहा है, राइट। तो कंपटीशन अपनी जगह, मतलब कंपटीशन और चैलेंजेस तो बड़े बड़े स्टार्स को भी आते हैं। एग्जैक्टली। अगर ए आर रहमान ये फील कर सकते हैं इस समय 2026 में, 2025 में, कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं करना चाहता, हाँ। तो फिर हम बोलेंगे कि चैलेंज आपके सामने कुछ भी नहीं है। जो म्यूजिक में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बॉलीवुड के टॉप टियर में एज अ म्यूजिशियन काम किया है उन्होंने, और उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो कंपटीशन और चैलेंजेस हर किसी के लिए हैं। तो बहानेबाजी नहीं चलेगी, हमें काम शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ये मन के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि जो मेरा खुद काफ़ी फेवरेट सॉन्ग रहा है आपका, थोड़ा सा अगर आप गुनगुना दें मेरे लिए। श्योर। मेरा भी बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है वो। ठीक है, मैं उसको गुनगुनाता हूँ आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए। अच्छा, इसको गुनगुनाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा। बिल्कुल। बेसिकली एक इसमें अंतरा था, वो मैंने कुछ, जैसे क्या होता है कि एक सॉन्ग पूरा नहीं बैठ के लिखा, पहले कुछ सोचा तो एक अंतरा लिखा, एक बाद में लिखा कुछ सोच सोच के। तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, और वो रियलिस्टिक, मतलब जो मैं फील कर रहा था उसी को मैंने इसमें लिख दिया था। वो अंतरा कुछ ऐसे तो है। वहीं से शुरू कर सकते हैं। हल्की हल्की सी बारिश में हंसती हंसती तो आती थी, बोल प्यार के चुन चुन कर मीठा मीठा तो गाती थी। यादों के वो मंजर, अरमानों का समंदर, इनमें बहन है, अब आ भी जा, अब ना मुझको इतना तड़पा ये मन तेरे बिन लागे ना, लगे ना। आपको इस सॉन्ग की एक खास बात और बताता हूँ। माई यंगर सन इज नाउ 4+। ओके। उसको सुलाने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए हमें
लोरी गानी होती है, हाँ या जी। कभी बच्चे स्टोरी सुन के सोते हैं। मैंने करीब एक बार सुलाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं सो रहा था। हाँ बच्चे तो नहीं समझते लिरिक्स क्या है, लोरी का लिरिक्स क्या है, वो उसे उसे उन्हें सिर्फ एक आवाज़ और एक सॉफ्ट म्यूजिक समझ में आता सॉफ्ट है। म्यूजिक समझ में। और नो डाउट इस सॉन्ग का म्यूजिक बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा है। तो मैं ये Thank गुनगुना रहा था, उस बच्चे को भी, मेरे बेटे को भी गाना बहुत पसंद आया। वो उसको It's a लोरी बोलता है, huge by the way। compliment, वो उसको sir. लोरी बोलता है, पापा वो वाली लोरी सुना दो। लोरी सुना दो, थैंक यू सो मच। वैसे मेरा मेरा एक फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैंने एक गाया था सुरमई अखियों में। ओके, ये सॉन्ग तो आपने सुना ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल। इस सॉन्ग को मैंने नॉर्मली ऐसे रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे इसलिए नहीं डाला था क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है कैरियोके पे उसे गाना। हाँ, बिल्कुल। और वो सिंपल रिकॉर्ड करके मैंने ऐसे ही सबको भेज दिया था, तो वो मैं आपको भी भेजूंगा। वो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। मुझे खुद लगता है कि उसको सुनने के बाद बच्चों छोड़ो नहीं, मैं बड़े बड़े सो जाते हैं। मतलब इन अ पॉजिटिव वे। या इन अ पॉजिटिव वे। नहीं, मैं बोलूँगा मुझे मत भेजिए, आप पब्लिक कीजिए उसको। देखिए, आपने सॉन्ग्स लिखे हैं 2008 आपने बताया, आज से 18 साल 17 साल पहले आपने सॉन्ग लिखे हैं, और 2 गाने हमने सुने और हमें प्यार हो गया। आई एम श्योर जो गाने जो आपने लिखे हैं वो आपके दिल से निकले हैं। हाँ जी, तो पब्लिक को भी इतना तो हक बनता है कि वो गाने पब्लिक हों, वो जाने कि बेसिकली। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी रियल लाइफ, आपके रियल इंस्पिरेशन है, जो लाइफ में हुआ उसी को सोच के आपने कोई फिल्मी डायलॉग्स और फिल्मी लाइंस को यूज़ नहीं किया है। जो आपने फील किया वही आपने पेपर पे उतारा है। हाँ। तो मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पब्लिक होने चाहिए, और होपफुली हम एवी प्रोडक्शंस के अंडर में कुछ और भी एल्बम्स और सॉन्ग्स लॉन्च होते हुए देख पाएँ। बहुत जल्दी सर। 2 सॉन्ग्स तो आ गए हैं, तीसरा सॉन्ग भी है, हालांकि वो एक सैड सॉन्ग है, लेकिन आई लव सैड सॉन्ग्स। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जो दिल से निकल रहा है वो दे देना चाहिए, वो है। और जब आप उसे सुनेंगे तो आई एम श्योर कि इन दोनों सॉन्ग से ज्यादा प्यार आप उस सॉन्ग को देंगे। इंतजार अभी वो रहेगा। सरप्राइज है, लेकिन बहुत जल्दी मैं शेयर तो करूँगा। तीसरा सॉन्ग आपका सैड सॉन्ग आने वाला है, एग्जैक्टली। और डेफिनेटली किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ दोबारा बैठना चाहेंगे द छागे गुरु शो में, और बात करना चाहेंगे कि आपकी जर्नी जो बचपन के प्यार वाली जो भी पेंडिंग है, जो हम अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं। श्योर, कोई बात मैं जरूर जानना चाहूँगा वो कैसे हुआ, वो कौन थी जिसको देख के आपने इतने सारे गाने लिखे हैं, और हो सकता है वो भी इस वीडियो को देख रही होंगी, तो मैं नहीं बोलूँगा, आप नाम बताइए। श्योर। श्योर। दिल में आपके अभी भी हैं? नहीं, अभी तो मेरी जगह मतलब मेरे दिल में तो आपके मेरा दिल में अभी तो करंट मेरा परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। दैट वाज लेकिन पास्ट। फर्स्ट लव और क्रश वाली चीज होती है। हाँ, वो पहला लव तो मतलब फिर अलग उस चीज है। वे में नहीं, बट हाँ पॉजिटिव वे में अगर आप हाँ, किसी को चाहते हो तो positive, दिल में ना हमेशा positive। रहेगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नो डाउट, नो डाउट। हाँ, तो डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, कैसा लगा आपको? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि आज हमने जो बात की है, मुझे एक चीज़ तो समझ में आई कि इस पॉडकास्ट से कम हमारे जो यंग ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं इस पूरी बात से इतना तो समझ गए होंगे कि मुझे देख के या मेरे सॉन्ग्स जब वो सुनेंगे तो उनको इतना तो क्लैरिटी आ जाएगी कि अपने सपने पूरे करने के लिए ना कोई बहाना नहीं चाहिए, और देर जितनी ज़्यादा हो रही है ना, बस देर हो रही है, देर मत करिए। उसकी कोई एज नहीं है। उसकी कोई एज नहीं है। जो एज है ना वो आप यकीन नहीं मानेंगे, शायद मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं अपनी जो एज मुझे अंदर से जो लगती है कि आई एम 22-23 आज भी मुझे अंदर से वही फील होता है कि मैं बिल्कुल। इससे ज़्यादा नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं फिजिकली आप देख रहे हैं तो आई एम 40। मैं सही तौर पे 85 का पैदाइश हूँ, और आज की डेट में आप खुद सोच सकते हैं। तो उस हिसाब से जो एज है ना वो बस एक रेत की तरह मुट्ठी में बंद एक रेत है ना, सर से बस सर की जा रही है, आपके हाथ कुछ रह नहीं जाएगा। तो समय मत खराब करना। आपका अगर पैशन है, आपके अंदर अगर भूख है कुछ कर दिखाने की, तो बस लग जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरा ये प्रायोरिटी मेरा वो प्रायोरिटी। ना, प्रायोरिटीज बहाने होते हैं। जिस चीज में दिल लगा हुआ है वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी, वो आपकी अपनी प्रायोरिटी बन जाती है। Singing- बड़े लोग वैसे भी बोल के गए हैं कि देर आए सॉरी क्या बोलते हैं उसको, देर आए दुरुस्त आए। हाँ। या कभी देर नहीं होती है, एज इज अ नंबर, राइट। हमारी बहुत सारी जब जागो कहावतें हैं। तभी सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये है कि आप आपके पास देखिए
डिवाइसेस हैं, आज के मोबाइल फ़ोन्स इतने गज़ब के हैं, बहुत अच्छा साउंड कैप्चर होता है, अच्छी वीडियो कैप्चर होती है, आपको किसी का मोहताज नहीं होना, टेक्नोलॉजी का तो मोहताज होना ही नहीं है। एंड आपके पास कई सारे एप्लीकेशंस हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स में लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप उनके साथ कोलैब करिए। कोई अगर आपकी रील जो है वो डेवलप कर सकता है, कोई आपकी वीडियोस बहुत अच्छे से डेवलप करके आपको दे सकता है, कोई साउंड इंजीनियरिंग में बहुत ज़बरदस्त है वो कर सकता है। आप बस अपना पैशन फॉलो करिए, आप लोगों से कोलैब करिए और देखना आपको बहुत प्यारे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे और किसी का वेट भी नहीं करना। बिल्कुल नहीं, आपने हमको सही बात कही कि फ्रेंड से बात कर सकते हैं, रील में कोई हेल्प कर दे। हमने एक वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले जहाँ पे हमने बात की थी कि कंटेंट बनाने के लिए या फिर अपने स्किल्स को, अपनी कला को पब्लिक में रखने के लिए आपको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि आपका रील कितना प्यारा है या बैकग्राउंड कितना प्यारा है, लाइटिंग कितनी प्यारी है। अगर आप सिंगिंग करते हैं या डांस करते हैं तो आप अगर अपने पर्टिकुलर स्किल में बहुत अच्छे हैं तो लोग उसको देख के आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। तो नो मैटर आपका बैकग्राउंड कैसा है, नो मैटर आपका एडिटिंग स्किल्स आपके पास नहीं है, आपके पास जो है वो सिंगिंग है। बस सिंगिंग के लिए आप गाना बना दो, अपलोड कर दो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी, और लोगों को पसंद आएगा क्योंकि स्किल्स आपका मेन वही है। तो मुझे लगता है कि कभी टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस की डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। वेट मत करो। कंटेंट अच्छा वो है जो इन्फॉर्मेशनल हो, जो ट्रू हो, जो दिल से आपके आए। हाँ, जो दिल से आए। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ सर। मेरी वाइफ आजकल एक बार ना एक सॉन्ग है वो बार चलाती रहती है। ओके। यूट्यूब पर सॉन्ग है, बिलीव मी, एक लड़की है, बहुत अच्छा गा रही है, बहुत ही दिल से गा रही है वो, और गाना है बचपन की मोहब्बत को दिल से ना भुला देना। ये सॉन्ग लिरिक्स है, उसके लिरिक्स हैं। उस सॉन्ग के ऊपर एक वो डिवोशनल सॉन्ग बनाया हुआ है, मुझे उसके लिरिक्स याद नहीं है, लेकिन आप अगर सुनेंगे आप उसे तो जरूर भेजना मुझे एक बार। मैं भेज दूंगा वो लिंक। उसमें कुछ नहीं है, शी इज जस्ट सिंगिंग, कोई बैकग्राउंड नहीं, अंधेरे में बैठी हुई है, सिंपल, कोई लाइट नहीं है, कोई बहुत बड़ा कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ फोन सामने रखा, फोन का ही साउंड है उसमें, बिल्कुल, कोई माइक भी नहीं। एग्जैक्टली कोई अलग से माइक नहीं है, फोन का साउंड है, और वो साउंड भी बहुत अच्छा आया है, कुल मिला के बहुत अच्छा, क्योंकि शायद उन्होंने थोड़ा सा आइसोलेटेड रूम के अंदर गाया नॉइज हो। फ्री रूम रहा हो। हाँ, नॉइज फ्री रूम हो, ये एक अच्छी चीज हो गई। शायद मुश्किल से कोई एक लाइट जल रही होगी, उसमें वो लड़की बेयरली दिख पा रही है कि हाँ एक लड़की बैठी हुई है एंड शी इज सिंगिंग। परफेक्ट। वो सॉन्ग आप बस क्या करोगे, आपका यूट्यूब पे है, वीडियो है बाकायदा, आप उसकी आवाज में, उसके बोल में आप ऐसा खो जाओगे कि मोबाइल को रख दोगे साइड, यू विल जस्ट लिसन इट अप। यू वोंट इवन थिंक कि इसका बैकग्राउंड बहुत प्यारा नहीं है या माइक नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। यू विल बी, मैंने सच बता रहा हूँ, जब मैंने उसको सुना तो मोबाइल साइड में था एंड आई वाज स्टार्टेड विजुअलाइजिंग इन माय ओन, कि भाई मैं खुद देख रहा हूँ कि अच्छा इस शब्दों के हिसाब से कुछ ऐसा हो रहा है, शिव जी ऐसे आ रहे हैं, शिव जी के ऊपर से ऐसे गंगा निकल रही है, वो कुछ अलग ही पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनका एक तांडव का रूप है, उनका हाथ रखने का रूप है, मतलब यू आर जस्ट स्टार्टेड यू स्टार्ट। तो बेसिकली वो खाली एक सॉन्ग नहीं बचा, वो स्टोरी टेलिंग हो गया, वो एग्जैक्टली कि स्टोरी टेलिंग के तरह गाने के थ्रू यू सिंपली स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट सर, तो आज तो अपने डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में आपकी पर्सनल लाइफ, बचपन का प्यार, कॉलेज का प्यार और बचपन का प्यार, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। और आई थिंक व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे आपके बारे में, उस हिस्ट्री के बारे में, और यस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, किस किस स्ट्रगल को आपने देखा होगा, कैसे आपने शुरुआत की चाइल्ड एज से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए, स्टेप्स जो आप बता पाएं लोगों के लिए, जो हेल्प करेंगे बच्चों को, आजकल के आर्टिस्ट को, कि कैसे उन्हें डायरेक्शन अगर नहीं मिलती है तो कैसे वो अपना करियर बना सकते हैं म्यूज़िक में या किसी भी पर्टिकुलर टैलेंट के अंदर। और यस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, एंड वेलकम अगेन, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो, द छागे गुरु शो। ऑलराइट, सी यू अगेन सर, थैंक यू।